सो वेलकम टू डे 4 ऑफ IELTS लिसनिंग प्रिपरेशन विद IELTS विद अमन। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 4 31 से लेके 48 तक क्वेश्चंस, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये वही चांस है जहां पर आप अपना स्कोर 5 से लेके 7 तक एलिवेट कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 2 में एंड सेक्शन 3 में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करने थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पर भी ऑलरेडी लास्ट 2 डेज मैंने वीडियो बनाई थी। सेक्शन 1 पर आ चुकी है, 2 पर आ चुकी है, कल 3 पर वीडियो आई थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियो जरूर देखना, अगर आपने भी आइल्स का एग्जाम प्लान किया हुआ है तो आज की वीडियो में सेक्शन 4 की ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। ये भी कईयों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको इनके ब्लैंक्स के आंसर्स नहीं मिलते हैं, या तो ऑडियो फास्ट होती है या आपको समझ में ही नहीं आता। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। Also in this video, I am going to give a very good surprise to all of my lovely audience. So before, okay, so without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना है। वन वर्ड ओनली का हमारे आंसर्स है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे, नॉर्मली स्टूडेंट्स के ब्लैंक्स में ना करते भी 2-3 गलत हो ही जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस होते हैं, मैम SES की वजह से मैम रॉन्ग हो गया, सिंगुलर कहाँ पे आना था, प्लूरल कहाँ पे आना था, 2 क्वेश्चंस इसी की वजह से रॉन्ग हो गए। तो इसका भी आपको एक ट्रिक एंड टेक्निक बताऊंगी इस वीडियो में, ताकि जो आपके थोड़े से क्वेश्चंस आपकी केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग होते हैं वो आगे से आपके रॉन्ग नहीं होंगे। तो जो आपके 30 मार्क्स आते हैं, अगर आप यही मिस्टेक्स को इंप्रूव कर लोगे तो आपको 32 आ जाएंगे, 7.5 आपका स्कोर बन जाएगा, अगर आप यही 2-2 4-4 क्वेश्चंस की ही इंप्रूवमेंट कर लोगे। क्योंकि ब्लैंक्स सेक्शन 1 में भी आनी है, ब्लैंक्स सेक्शन 4 में भी आनी है, एंड सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम आई थिंक सभी को होती है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको मैं ट्रिक आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को हमने रीड कर लिया है, 1 वर्ड के आपके आंसर्स होने चाहिए। उसके बाद टॉपिक है विक्टर ह्यूगो के बारे में। एंड यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास सब हेडिंग्स दी गई हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 सब हेडिंग्स हैं। तो सब हेडिंग्स को आपने सबसे पहले मार्क करके अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पे बेसिकली नॉवल के बारे में है, अर्ली करियर के बारे में है, एक्साइल फ्रॉम फ्रांस है, एंड उसके हाउस के बारे में है ये चीजें। तो इसको मार्क करने से होगा क्या, आपको ऑडियो का पता रहेगा कि ऑडियो कहाँ पर चलती है। एक और ट्रिप बता रही हूँ यहाँ पे, सपोज करो 31 वाला आंसर खत्म हो गया, अब रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ਜਦੋਂ भी नेक्स्ट जो सब हेडिंग शुरू ਹੁੰਦੀ है रिकॉर्डिंग ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नेक्स्ट ऑडियो सब हेडिंग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ 2-3 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਕਿੰਟ ਦਾ पॉज होएगा, जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सिमिलरली एक्साइल्ड हिम के बाद जब ये नेक्स्ट स्टार्ट होगा सब हेडिंग, तो 2-3 सेकंड का पॉज आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर आपका सपोज कर लो ऊपर वाला आंसर मिस हो गया है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि अब रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। तो नेक्स्ट में आप उतना ज्यादा अलर्ट हो जाना कि एटलीस्ट आगे वाले मिस ना हो आपके। सिमिलरली जब यहाँ तक बात कर लेगा, नेक्स्ट लास्ट सब हेडिंग की बात करनी होगी, तो इसमें अगेन 2-3 सेकंड का पॉज होगा, उसके बाद ये चीजें बोलेगा। इस चीज को अभी आपने आइडेंटिफाई भी करना है जब मैं आपको साथ साथ में ऑडियो प्ले करूंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है एंड 32 है, पहली 2 वाली सब हेडिंग्स में। तो हम ये 2 क्वेश्चंस करेंगे एक ही साथ। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा कीवर्ड्स को मार्क कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट वाला आपका पॉइंट है, इट हैज बीन अडैप्टेड फॉर थिएटर एंड सिनेमा। इसको भी आपने अगर ब्लैंक नहीं है तब भी आपने मार्क करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑडियो का पता रहेगा कि यहाँ पे ये बात बोल दी है तो अब नेक्स्ट बात बोलने वाला है। तो अगर ब्लैंक है या नहीं है तो आपने इसको रीड करना नहीं छोड़ना, इसमें से भी आपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। अब अपने दिमाग को इतनी बात समझा दो कि मुझे जो मैंने मार्क किया है ये सेम टू सेम नहीं मिलेगा, तो फिर इसके आपको क्या मिलेंगे, सिनोनिम्स मिलेंगे। सिनोनिम्स की प्रैक्टिस जब भी आप लिसनिंग करो ना, जो भी आपको सिनोनिम्स सुनने को मिले उनको नोट कर लो।
इससे आपकी सिनोनिम्स की नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपका बैंड 6 तक स्टक हो गया है, आपके 7+ बैंड नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज को अप्लाई करो, सिनोनिम्स की अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करो। आई कैन बेट आपके 8+ बैंड भी आ सकते हैं अगर आप सिर्फ अपनी सिनोनिम्स की नॉलेज को तेज कर लेते हो तो। इसके बाद है वी नो मोर अबाउट इट्स ओवरऑल डैश देन अबाउट इट्स ऑथर। अब देन आ गया, मतलब कंपैरिजन कर रहा है कि हमें ऑथर से ज्यादा किस ऑथर के बारे में, सॉरी, ऑथर से ज्यादा किस चीज के बारे में पता है। वी नो मोर अबाउट इट्स ओवरऑल डैश, भी क्या हमें पता है ऑथर से ज्यादा किसके बारे में हमें ज्यादा पता है। इन उसे कहने हैं गैसवर्क या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, तब तक आप इसका सही आंसर गैस ही नहीं कर पाओगे। सो दैट मीन्स हमें ऑथर के बारे में कम पता है, लेकिन किसके बारे में हमें ज्यादा पता है ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद आ गया हिज अर्ली करियर के बारे में, ये साफ साफ बोलेगा। यहाँ पर रोमांटिक मूवमेंट है, सारा मत रीड करो, टाइम हमारे पास रीड करने का इतना नहीं होता। सिर्फ आपने मेन मेन वर्ड्स को करना होता है मार्क, जिसका आपको वो आइडिया की रिपीट हो गए कीवर्ड्स, सिर्फ हमने इसको रीड नहीं करना। यहाँ पे पेरिस मार्क कर लो ज्यादा से ज्यादा, या रोमांटिक मूवमेंट, दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में है ही स्पोक पब्लिकली, क्या उसने पब्लिकली किसके बारे में बोला था, सोशल इश्यूज के बारे में। अब सोशल इश्यूज कौन से थे, सच एज मतलब एग्जाम्पल, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड हमेशा सिनोनिम होता है, चाहे वो रीडिंग है चाहे वो लिसनिंग दिया ब्लैंक्स ने। उसने किसके बारे में बोला था, सोशल टॉपिक्स। एक हमें एग्जाम्पल दी हुई है एजुकेशन, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है वो आपने करनी है फाइंड आउट। नेपोलियन 3 disliked his views and exiled him। नेपोलियन 3 कर दो, exiled him, that's it। वैसे तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसके बाद हिज एक्साइल फ्रॉम फ्रांस की आपने सीधा यहाँ पे जंप कर जाना है। मतलब हमारे पास रीडिंग करने के लिए टाइम कम होता है, तो आपने सिर्फ मार्क उतना ही करना है जिन्हें दी सानू लोड है। जितना कि हमने क्या किया, सिर्फ हमने सब हेडिंग्स को मार्क किया। यहाँ पे थिएटर था, सिनेमा था, दैट्स इट। रोमांटिक मूवमेंट था, दैट्स इट। यहाँ पे सोशल इश्यूज है, सच एज हमें एग्जाम्पल पता करनी है। एजुकेशन के साथ साथ उसने किसी और टॉपिक पर भी बोला था, वो टॉपिक क्या है। अब नेक्स्ट में हमारे पास ब्लैंक ही नहीं है, तो इसको रीड करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब हेडिंग आपको बोलनी ही बोलनी है। तो इनू कहते हैं आप स्मार्टली गेम नु प्ले करना कि हमने क्या क्या मार्क करना है। सो अब मैं ऑडियो प्ले करूंगी, ट्राई टू सॉल्व दिस विद मी। 31 and 32 गेट रेडी फॉर द ऑडियो, गेट योर हेडफोन्स रेडी and do comment your answers as well in the comment section below. Part 4. You will hear a literature student giving a talk about Victor Hugo, a famous 19th century French writer. First, I have some time to look at questions 31 to 40. The person I've chosen to talk about is the French writer Victor Hugo. Many people have heard of him because his novel, Les Miserables, which he wrote in 1862, is famous around the world. It became a stage musical in the 1980s, and a film version was also released in 2012. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot, but we know much less about the author. Today, I'm going to provide a little more insight into this talented man, and I'm going to talk particularly about the home he had on the island of Guernsey in the British Channel Islands. But first, his early career. As I've said, he was a writer. He was at the height of his career in Paris, and he was very highly regarded by his colleagues. As far as literature was concerned, he was the leading figure of the Romantic movement. However, as well as being a literary genius, he also gave many speeches about issues like the level of poverty in his society. He felt very strongly about this and about other areas where change was needed, like education. This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France, and eventually the emperor, Napoleon III, told Victor Hugo to leave Paris and not return. In other words, he sent him into exile. अब यहाँ तक हमने रिकॉर्डिंग को सुना, उसने यहाँ पे थिएटर का सिनोनिम यूज किया था स्टेज, सिनेमा का यूज किया था फिल्म।
ओवरऑल वी नो मोर अबाउट इट्स ओवरऑल, यहाँ पे था उसने, आपने भी सिनोनिम अगर सुने हो तो कमेंट में जरूर बताना आपने कौन कौन से सिनोनिम को रिलेट किया। We know more about its overall. We have more general idea about, यहाँ पे उसका था poetry, sorry, general, okay, general idea about the plot, यहाँ पे plot था rather than the author। इसके बाद अर्ली करियर, मैंने साथ में जब मैंने सुना मैंने साथ ही में पेंसिल से मार्क किया, अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से। उसके बाद पेरिस बोला, उसको मैंने मार्क कर दिया था। रोमांटिक मूवमेंट बोला, इसको मैंने टिक कर दिया था। फिर ही उसके बाद है स्पोक पब्लिकली, ही गेव स्पीचेस, इसका सिनोनिम यूज क्या किया उसने, ही गेव स्पीचेस ऑन दी सोसाइटी, सोशल इश्यूज की बजाय उसने सोसाइटी बोला था। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला था पॉवर्टी एंड अनदर इश्यूज लाइक एजुकेशन। नेपोलियन III उसने बोला सेंड हिम टू एग्जाइल। तो अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन सही थे, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको क्लियर है कि किस तरीके से सिनोनिम्स को रिलेट करना है, ऑडियो को के साथ साथ किस तरीके से रहना है, वो आगे आप ध्यान से और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, साथ में ही मैं पेंसिल से मार्क करती जाऊंगी कि मुझे क्या सुना, मैं ऑडियो में कहां पर हूं, ताकि आपको जनरल आइडिया होता जाए कि हमने भी ऑडियो के साथ साथ कैसे रहना है, पूरा फोकस बना करके। सो नेक्स्ट हमारा आ गया, ही इज एक्साइल फ्रॉम फ्रांस। ये उसको सेम टू सेम बोलेगा। विक्टर ह्यूगो हैड टू लिव एल्सवेयर इन डैश। एल्सवेयर इन मतलब इन वो बोलेगा ही बोलेगा। यहाँ पे पता है आपको वन वर्ड का आंसर है, कहाँ पे उसको रहना पड़ा, गैस वर्क ही हो गया। इतने कोई जगह का नाम आऊगा, कोई प्लेस का नाम आऊगा। अगर तुसी बहुत वीक हो लिसनिंग दे विच, इधर गैस वर्क करने सीखा करो कि कोई जगह का नाम आ रहा है, किसी पर्सन का नाम आ रहा है, कोई फोन नंबर आ रहा है, कोई टाइम आ रहा है, कोई डेट आ रहा है, तो इनू तुसी इजीली गैस कर सकते हो। ही यूज्ड हिज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सम डैश, मतलब उसने अपनी इनकम को यूज करा फ्रॉम द सेल ऑफ सम। उसने क्या सेल किया था, ही हैड रिटन, मतलब कुछ लिखा होगा उसने, क्या सेल, उसने ऐसा क्या लिखा जिसको सेल करके उसने अपनी इनकम से घर खरीदा था। तो या तो यहाँ पे बुक्स हो सकता है, उसकी नॉवेल्स हो सकती हैं, इसकी राइटिंग्स हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ ये हमने गैस वर्क कर लिया कि ऐसा कुछ जो उसने लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे आपने वो गैस करना है वन वर्ड का। अब ये दो क्वेश्चंस प्ले करूंगी, साथ ही साथ आपने भी करने हैं, एंड कमेंट में जरूर बताना इसके आंसर्स। So, Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe. Guernsey was actually his third place of exile, and he landed there in 1855. He produced a lot while on Guernsey, including Les Miserables. And to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry. It was the only property he ever owned, and he was very proud of it. It was the only property he ever owned and he is proud of it. तो यहाँ पे उसने क्या सेल किया, पहले बात तो ये बोलो कि वो विक्टर ह्यूगो had to live in other parts of, in बोला साफ टू साफ उन्होंने क्लियर बोला था, in other parts of what, in other parts of, इसका आंसर था यूरोप। He used his income from the sale of, मतलब he bought a house बोला था इन्होंने, he used his income, यहाँ पे buy है, उसने बोला क्या था रिकॉर्डिंग में, he bought a house, क्या उसने सेल किया था, some poetry, पोएट्री को उसने सेल किया था, राइट। तो नेक्स्ट अब ध्यान से नोटिस करना, गर्नजी यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ था। अब इसके बाद थोड़ा सा पॉज, 2-3 सेकंड का पॉज होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट को स्टार्ट करेगा। एनीवेज हम इसके कीवर्ड्स हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 35 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक है, तो ये सारे एक ही साथ प्ले होंगे। सो कोशिश करना आपने भी रिकॉर्डिंग में साथ ही साथ इनके सभी के आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, सिनोनिम्स को साथ ही साथ रिलेट करके आपने करने हैं इनके। तो फर्स्ट मैंने जैसे कि बोला, अगर ब्लैंक है या नहीं है तो आपने इसको रीड जरूर करना है। विक्टर ह्यूगो लिव्ड इन दिस हाउस अंटिल द एंड ऑफ एम्पायर इन द फ्रांस। द ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ग्राउंड फ्लोर कंटेन्स पोर्ट्रेट्स, कॉमा डैश एंड टेप्स्ट्राइज दैट ही वैल्यूड, मतलब 3 चीजें उन्होंने बोली कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें क्या क्या था, पोर्ट्रेट्स था, टेप्स्ट्राइज था, इसके अलावा एक और चीज बोलेगा, क्या चीज था। तो क्लियरली कि ऐसा कुछ ही आंसर हो सकता है।
ही बॉट चीप डैश मेड ऑफ वुड, भी उसने क्या खरीदा, अगेन चीप इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेड ऑफ वुड इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक के आगे वाला वर्ड पीछे वाले वर्ड को कभी भी आपने मिस नहीं करना है। उसके बाद आ गया द फर्स्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ फर्निश्ड एरियाज विद वॉलपेपर एंड डैश दैट हैव अ चाइनीज डिजाइन, मतलब यहाँ पे अगेन एंड है, इसको आपने ध्यान में नोटिस करना है, मतलब वॉलपेपर के साथ एक और चीज थी। फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहा है, इतनी गल माइंड रखनी है कि फर्स्ट फ्लोर की गल हो रही है थे, यहाँ पे क्या था, फर्निश्ड एरिया था विद वॉलपेपर्स एंड एक और चीज थी, वो चीज क्या थी उसको आपने ढूंढना है। The library still contains many of his favorite books के बारे में बात करेगा। He wrote in a room at the top of the house that had a view of the dash। ਸਾਨੂੰ कुछ कीवर्ड मार्क करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ गैस वर्क जो करते हो वही बहुत ਹੁੰਦਾ है। Which had a view of the, बस थोड़ा किसका व्यू था, कैसा व्यू था, वो आउटलुक किसको करता था, तो इसके बारे में आपने लिखना कि बाहर से क्या दिखता है, उसके घर के अंदर से बाहर वो क्या देख सकता था, व्यू ऑफ द डैश। He entertained other writers को करता था as well as poor dash in his house। अपने हाउस में एक तो राइटर्स की बात करेगा ही करेगा, और पुअर सिनोनिम है, इसको यूज भी करेगा, एज वेल एज ये भी उसको यूज करेगा ही करेगा, इसके सिनोनिम जरूर आएंगे, इनको आपने जरूर नोट करना है, ध्यान में रखना है। Victor Hugo's dash gave ownership to the house of the city of Paris in 1927। बहुत बड़ा कीवर्ड है, Victor Hugo's dash, Victor Hugo's dash भी किसने ओनरशिप दी, यहाँ पर भी आप बहुत बड़ा गैस वर्क कर सकते हो कि विक्टर ह्यूगोज डैश, विक्टर ह्यूगो का कोई है जिसने ओनरशिप जो थी घर की पेरिस में, सिटी ऑफ पेरिस को दे दी थी, तो ऑब्वियसली गल है इत्थे या तो फ्रेंड्स आ सकता है, फैमिली आ सकता है, रिश्तेदार आ सकते हैं, इनू कहते हैं स्मार्टली प्ले करना ते स्मार्टली गैस वर्क करना थोड़ा सा, ठीक है जी। अब नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो, तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, सिनोनिम्स का, एंड ये देखना कि यहाँ पर गैप थोड़ा सा पॉज लेगा, उसके बाद ये इसका आंसर को स्टार्ट करेगा। लेट्स स्टार्ट द ऑडियो। The property Victor Hugo bought on Guernsey was a large 5-story house in the capital town of St. Peter Port, and he lived there for 15 years. And he lived there for 15 years। and अगर आपने नोटिस किया हो स्टार्टिंग काफी बड़ा पॉज सीगा, 3-4 सेकंड्स का पॉज सीगा, तो इस चीज को आपने काफी ध्यान से नोटिस करना है, हर बार जब भी आपको सब हेडिंग्स हो तो इसके पहले पॉज जरूर होता है। Returning to France in 1870 when Napoleon's empire collapsed, he decorated and furnished each level or floor of the house in unique and wonderful ways, and many people consider the inside of the house to be a work of art. Today, it's a museum that attracts 200,000 visitors a year. He lived in the house with his family, and portraits of its members still hang in rooms on the ground floor, along with drawings that he did during his travels that he felt were important to him. In other ground floor rooms, there are huge tapestries that he would have designed and loved. The walls are covered in dark wood paneling that Victor Hugo created himself using wooden furniture that he bought in the market. The items were relatively inexpensive, and he used them to create intricate carvings. They gave an atmosphere on the lower level that was shadowy and rather solemn. On the next level of the house, there are 2 impressive lounges where he entertained his guests. One lounge has entirely red furnishings, such as sofas and wall coverings, and the other blue. There's a strong Chinese influence in these areas in things like the wallpaper pattern and the lamps, which he would have made himself by copying original versions. His library, where he left many of his favourite books, forms the hallway to the 3rd floor and was a comfortable area where he could relax and enjoy his afternoons. And then, at the very top of the house, there's a room called the Lookout. Called that because it looks out over the harbour. In contrast to the rather dark lower levels, it's full of light and was like a glass office where he would write until lunchtime, often at his desk. So,
Victor Hugo was a man of many talents, but he was also true to his values. While living in his house on Guernsey, he entertained many other famous writers, but he also invited a large group of local children from the deprived areas of the island to dinner once a week. What's more, he served them their food, which was an extraordinary gesture for the time period. In 1927, the house was owned by his relatives, and they decided to donate it to the city of Paris. It has since been restored using photographs from the period and, as I mentioned earlier, is now a museum that is open to the public. सो आई होप सभी ने इसके आंसर्स अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। मेरे साथ साथ में मार्क किया भी था कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन आ रही है, क्या वर्ड बोल रहे हैं, किसका सिनोनिम बोल रहे हैं, मैंने वो भी लिखने की साथ साथ में कोशिश की है। लेट्स चेक योर आंसर्स। 35 में यहाँ पे बोला था, ग्राउंड फ्लोर की बात करी थी, पोर्ट्रेट्स के साथ यहाँ पे कॉमा है, उसने बोला along with some drawings। अब यहाँ पर आंसर में ड्राइंग आएगा कि ड्राइंग्स आएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपने आंसर इसका ड्राइंग लिखा है या ड्राइंग्स लिखा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसको मैं डिस्कस भी करवाऊंगी। इसके बाद ही बॉट चीप डैश मेड ऑफ वुड, यहाँ पर उसने क्या बोला था, वुडन फर्नीचर, तो यहाँ पे था फर्नीचर। नेक्स्ट उसने ये बोला था फर्स्ट फ्लोर के बारे में, कंसिस्ट ऑफ फर्निश्ड एरियाज एंड चाइनीज डिजाइन को इसने कॉपी किया हुआ था विद वॉलपेपर एंड, पूरा का पूरा ये चीज सेम बोली थी उसने, वॉलपेपर एंड लैंप्स। अब इसमें भी लैंप्स आएगा कि लैंप आएगा, इसका भी आप गड़बड़ कर सकते हो, इसमें भी आप अपने मार्क्स को कटवा सकते हो। इसमें भी आपने लैंप लगाया या लैंप्स लगाया, मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इसको बताऊंगी कि इसका आंसर एग्जैक्ट लैंप्स है या लैंप है। नेक्स्ट उसने लाइब्रेरी की बात करी थी, फेवरेट बुक्स के बारे में सेम टू सेम बात करी थी। उसके बाद बोला था टॉप ऑफ द हाउस, बिल्कुल सेम टू सेम बोला सीगा, मतलब हमेशा थोड़ा एक ही फोकस रहना चाहिए कि जो आप सुन रहे हो उसको बिल्कुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनो, हर एक लाइन को ध्यान से सुनो, क्योंकि बीच में कई वर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम भी रिपीट होंगे। टॉप ऑफ द हाउस यहाँ पे लिखा है दैट हैड अ व्यू ऑफ दैट आउटलुक्स बोला था, यहाँ पे दैट आउटलुक्स हार्बर। एक और चीज है, जो आंसर वाला वर्ड होता है ना उसको वो लटका के बोलता है, हार्बर ऐसे बोला था उसने। अब हार्बर के स्पेलिंग क्या ये है या आपने हार्बर के स्पेलिंग OUR लिखा है या अकेला OR लिखा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके राइट स्पेलिंग्स क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसके बाद लिखा ही एंटरटेन्ड अदर फेमस राइटर्स बोला था एज वेल एज लोकल चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड सोसाइटी। पुअर का उसने क्या यूज किया, डिप्राइव्ड एंड लोकल चिल्ड्रन बोला था इसमें आपका आंसर। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आएगा कि चिल्ड्रंस आएगा ये भी मैं बताऊंगी। आपने क्या लिखा, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस, मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद विक्टर ह्यूगो ने अपनी प्रॉपर्टी किसको सोल्ड कर दी थी, अपने रिलेटिव्स को, उन्होंने आगे सिटी ऑफ पेरिस को आगे ओनरशिप दे दी थी। तो इसका आंसर हमने गेसवर्क में कर लिया था, विक्टर ह्यूगोस। इसका आंसर क्या है मैं नहीं बताऊंगी, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अब डिस्कस करते हैं कि एस एंड प्लूरल एंड सिंगुलर के आंसर्स कहां पर आने चाहिए थे, कहां पर आने नहीं चाहिए थे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये लास्ट वाला पार्ट। यहाँ पर 3 आंसर हैं जहां पर डाउट हो सकता है कि एस आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहला गल करते हैं ड्राइंग दी या ड्राइंग्स दी। एदा आंसर जिसने ड्राइंग लिखा वो गलत है, जिसने ड्राइंग्स लिखा वो सही है। रीजन बीइंग तुसी की आइडिया लगाना है कि इत्थे पोर्ट्रेट्स लिखा होया है, टेप्स ट्राइज लिखा होया है, इत्थे ऑलरेडी प्लूरल विच है, तो ऑब्वियस जी गल है एदा आंसर भी प्लूरल विच ही आना सीगा, सिंगुलर विच नहीं आना सीगा। जे ड्राइंग कला हुंदा तां इह तो पहला अ जरूर पाया हुंदा, अ ड्राइंग हुंदा। जे अ नहीं है तां ड्राइंग्स आएगा। अगर तुहानू इहदे नाल गैस नहीं हुंदा तां अ देखा करो, या ईच हो गया, या एवरी हो गया, या सिंगल हो गया। ਇਹ सिनोनिम्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, वन ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆंसर ਆਂਦਾ है, नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल में बाकी 2 ऑप्शंस थी, तो यहाँ पर भी एस ही आना था। अब यहाँ पर हो गया विद वॉलपेपर एंड लैंप्स, इसका आंसर लैंप्स है या लैंप है, तो इसका आंसर होगा लैंप्स। अगेन क्यों, क्योंकि इसके पहले एंड अ नहीं था।
अगर एंड अ होता फिर अ लैम्प हम लिखते, यहाँ पर अ नहीं था तो लैम्प्स आंसर आएगा। तो ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके वजह से ही आपके 6 रह जाते हैं, या इनकी वजह से ही आपके 4 वालों के 4 रह जाते हैं, उनके 5 नहीं आ पाते। तो अगर आपका टारगेट स्कोर 5 का है ना, तो ये मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद एक और चीज है, एज वेल एज पुअर चिल्ड्रन आएगा या चिल्ड्रंस आएगा। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं है, चिल्ड्रंस वर्ड ही गलत है। तो चिल्ड्रन इटसेल्फ इज अ प्लूरल, तो इसका आंसर चिल्ड्रन बोला था, तो इसका आंसर चिल्ड्रन ही आएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां पर भी ब्लैंक्स हैं वहां पर 2 चीजों की गलतियां आप लोग कर सकते हो। पहली बात थी सिंगुलर एंड प्लूरल की, जो मैंने आपको समझा दी। सेकंड इज दी स्पेलिंग्स, आपकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है एक दो आप सिंगुलर प्लूरल की गलती कर देते हो, जिसकी वजह से आपके बैंक स्कोर नहीं आ पाता। तो ये 2 गलतियां आपने नहीं करनी। अगेन हमने यहाँ पर अगर मैं समराइज करूं तो हमने क्या सीखा कि आपने हेडिंग्स को जरूर नोटिस करना है। वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक, वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा पढ़न का साडे कोल टाइम नहीं हुंदा, तो सिर्फ उन्ना ही मार्क करो जिन्ना लोड़ है, जिन्ना पूछा गया या जितनी जिहदी गल कीती हुई है उन्ना ही तुसी मार्क करना है। सो जिसका कितने क्वेश्चन सही थे, किसी के जो भी आपको डाउट थी, क्या आपके डाउट्स को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कल वीडियो आएगी मैप के ऊपर, इसके बाद प्रेडिक्शन की वीडियोस भी आएंगी 2। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीक से आप लोग किस चीज की सीरीज को स्टार्ट करना चाहते हो, रीडिंग की सीरीज शुरू करना चाहते हो आप, या राइटिंग टास्क 2 की सीरीज को स्टार्ट करना चाहते हो, या लिसनिंग पर ही और वीडियोस चाहते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिसकी वोट्स जितनी ज्यादा होंगी उसको कंसीडर किया जाएगा, वही सीरीज नेक्स्ट वीक को स्टार्ट किया जाएगा। सो अंटिल देन, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, जो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स, आई एम गिविंग अवे फ्री क्रैश कोर्स। ये आज की बड़ी अनाउंसमेंट है, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, आई एम गिविंग अवे फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आपके पास प्रेपरेशन के लिए हर एक मॉड्यूल की स्पेसिफिक आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट, जिसमें राइटिंग टास्क 1 2, स्पीकिंग 1 2 3 सभी के सैंपल आंसर्स हैं, पीडीएफ फाइल भी है, वीडियोस भी हैं, एंड रीडिंग लिसनिंग को सॉल्व किया हुआ है, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, गाइडेंस है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे साथ में सॉल्व करने के लिए। वोकैबुलरी की लिस्ट मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोलोकेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी आपको साथ में प्रिपेयर करने के लिए। सो सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्रैश कोर्स में। अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग, यू जस्ट हैव टू लाइक this video, share this video, subscribe to my channel and let me know on my WhatsApp number. I will share complete crash course free of cost. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.